पता होगा? यस सर। चलो भाई, पता, अच्छी बात है। तो भैया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहला आपको मैंने बोला था डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है भाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव, आपको बोला था, बोलो। यस। एक काम करते हैं ना, हेडिंग डाल देते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात करूं तो ये है हमारा डुअल नेचर, ठीक है भाई, डुअल नेचर ऑफ क्या चीज, रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन, ठीक है भाई, रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी का, ठीक। स्टार्ट करते हैं। टाइम पास करने वाला काम नहीं करना है, इसको जल्दी से इसको खींचना है, ओके। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों का टर्म 2 का डेट वगैरह डिक्लेयर हो गया। शायद सुनने में आया कि डेट वगैरह बोला गया है कि आप लोगों का एग्जाम वगैरह मार्च अप्रैल के आसपास में एग्जाम होगा। क्या आप लोगों को कुछ मालूम है क्या, या नहीं मालूम है? बताइए। नहीं पता सर। नहीं पता, पता करिएगा। सुनने में आया है मार्च या अप्रैल में, लगभग मार्च लास्ट और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोगों का एग्जाम लगभग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है अप्रैल से स्टार्ट आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, श्योर है, ठीक है। तो हम लोग फरवरी, मिड फरवरी तक यदि एंड कर ले, मतलब 15 फरवरी तक एंड कर लेंगे सिलेबस को, तो फिर हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, ओके। देखिए बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों अटेंड नहीं करते क्लास, भगवान जाने उनका क्या प्रॉब्लम है, मैं समझ नहीं पाता हूँ, ठीक है। और मैं हमेशा मैंने ग्रुप में भी मैसेज डाला था कि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज डालिए, बिल्कुल मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। लेकिन कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ना डाउट का वो मैसेज डालते हैं कि सर मेरा ये डाउट है, कुछ ऐसा कुछ बोलते भी नहीं है वो, ठीक है। तो खैर छोड़िए, वो नहीं बोलना चाहते हैं, उनका अपना प्रॉब्लम है, अलग बात है। लेकिन मैं सभी बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई बोर्ड्स का प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। इवन आप निश्चिंत रहिए, नीट का भी हम लोग का साथ एकदम अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इधर एग्जाम हुआ, जो समय मिलेगा उस समय हम लोग नीट का भी क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। और आप लोग का चल भी रहा है टेस्ट, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, ओके। तो थोड़ा सा आप लोग मेंटली स्टेबल होइए, लेक्चर को अटेंड करिए भी। तो आप अटेंड नहीं करेंगे तो दिक्कत है ना, जब कंटेंट नहीं रहेगा तो कैसे हो पाएगा? आपको लग रहा है कि घर में हम इधर उधर करके कर ले, नहीं हो पाएगा, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डुअल नेचर ऑफ क्या है हमारा, रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन तो आप जानते हो, रेडिएशन पे मुझे कोई ज्यादा डिस्कशन करना नहीं है। रेडिएशन मतलब क्या, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन मतलब वही कौन, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हालांकि देखिए चर्चा इस पर बहुत अच्छे से चल चुका है क्वांटम थ्योरी की, ठीक है। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से क्या था कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता ना, उसमें एनर्जी के, देखो वेव्स में क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। तो वेव के हिसाब से हम बात करें, वेव के हिसाब से चले तो एनर्जी का यूनिफॉर्म फ्लो होता है। वेव के हिसाब से एनर्जी का यूनिफॉर्म फ्लो होता है। बट इसमें एक एडिशनल क्वांटम थ्योरी ऐड होगी, एडिशनल एक क्वांटम थ्योरी ऐड होगी। तो एक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से क्या होगा कि आपको मैंने फोटोन वगैरह का भी चर्चा किया होगा, हालांकि इसमें मैं बहुत डिटेल से भी चर्चा करने वाला हूं फोटोन के बारे में, तो आप टेंशन ना ले, ठीक है। अभी इन सभी बातों पे एक एक करके चर्चा चलेगा। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो डाल दीजिए डायरेक्ट क्वांटम थ्योरी, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। हाँ आप ये मत कहिएगा सर ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी के टॉपिक में नहीं है, इस बात को मैं जानता हूं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नहीं समझाऊंगा ना मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। ये क्वांटम थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा सबसे पहला है क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो क्वांटम थ्योरी देख लें तो उम्मीद करता हूं आगे हमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्वांटम थ्योरी ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा था थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पर, कहां पर, वेव ऑप्टिक्स में। क्या ये पढ़ा रखा मैंने वेव ऑप्टिक्स में बेसिक लेवल पर, ये चीज हम इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। बट यहाँ पर थोड़ा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि जो आप आपने पढ़ा होगा कि वेव्स में एनर्जी का फ्लो होता है, ओके। तो जो एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, वो क्वांटाइज फॉर्म में होता है, एक छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है भाई। तो आप ये हेडिंग डाल दो और नीचे की लाइन लिख लो, नीचे की लाइन लिख लो, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल लो, या इसी को आप क्या कहते हो, रेडिएशन भी कहते हो, रेडिएशन। ठीक है भाई, रेडिएशन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ना, पूरा ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन एनर्जी इज क्वांटाइज। ठीक है भाई, एनर्जी क्या होता है, क्वांटाइज होता है। ठीक है, एनर्जी क्या होता है, क्वांटाइज होता है, ध्यान रखिए। दैट मीन्स ठीक है, दैट मीन्स टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल एनर्जी लिख लीजिए, या मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। मल्टीपल ऑफ, सबसे बढ़िया होगा आप लिख लो एनर्जी ऑफ फोटोन, ये होता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। ठीक है, मतलब आप ये समझो ना, सिंपली देखो, आप कह रहे थे कि पहले एनर्जी क्या हो रहा था, बल्क में सीधा जा रहा है, नहीं, वो एनर्जी भी छोटे छोटे क्या हो रहा है, पैकेट्स के फॉर्म में बन के जा रहा है, एक एक पैकेट जा रहा है, पैकेट ऐसे जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। पूरा बल्क में नहीं है, वो क्या है, जैसे मान लो बल्क ही आप बोलो पूरा बल्क में है एनर्जी है, तो उसमें भी क्या होगा कि एनर्जी के छोटे छोटे, वो जो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि भाई 100 जूल का एनर्जी है, 100 जूल का एनर्जी क्या है, वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से मिलके बना हुआ है। आ रही बात समझ में? अब जो एनर्जी का जो फंडामेंटल पैकेट है, दैट मींस आप क्या कह रहे हो कि आप ये कह लो कि मल्टीपल ऑफ किसका, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। ओके है, बोलो यहाँ। यस सर। चलिए इसको आप लिखिए। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो मैंने बोल दिया भाई, हाँ कि भाई टोटल जो एनर्जी होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, लेकिन किसका भाई, आपने बोल दिया फोटोन की एनर्जी का। अभी फोटोन क्या है नया, तो मैं भी वही बताऊंगा। अभी ये क्वांटम थ्योरी अभी समझ में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं है आपको, कभी दिक्कत नहीं होगा। इसको कॉपी करिए जल्दी से, टाइम पास नहीं बिल्कुल करना है, जितना जल्दी होगा इसको कवर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसको अच्छे से कर लीजिए नोट, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। डन सर। हाँ भाई हो गया, ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए नीचे लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, small energy packets exist in electromagnetic waves or radiation, लिख लिया, exist in electromagnetic waves or radiation, that's it, लिख लिया यहां तक, बोलो। यस सर। चलो, तो यानी आपने ये बोला भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, यहां तक ओके बोलो। यस सर। और नीचे लिख लो एंड करके, एंड दीज स्मॉल एनर्जी पैकेट, एंड दीज स्मॉल एनर्जी पैकेट, और करके, और this fundamental energy packet called photon, इसी का नाम क्या है, फोटोन है, ध्यान रखिएगा। ओके बोलो। यस सर। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे ये तो मैं बोल दिया कि जब भी होगा तो भाई एक कंप्लीट पैकेट होगा, आधा नहीं होगा, ध्यान रखो, आधा फोटोन नहीं चलने वाला है। ओके, यानी मैं ये कह रहा हूं कि भाई मान लो कहीं वेव में एनर्जी का प्रोपगेशन हो रहा है, तो आप बोले भाई टोटल एनर्जी ईटी ट्रांसफर हो रहा है, ये हमेशा क्या होगा, फंडामेंटल एनर्जी का ईएफ, मतलब फंडामेंटल एनर्जी का ये क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ध्यान रखना। ये दिस इज व्हाट, दिस इज ये क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये है एनर्जी ऑफ
1 फोटोन, ठीक है। और ये n आपको ध्यान रखना चाहिए, n क्या यहाँ पर है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये सोन ऐसा होगा। ये कभी भी नहीं होगा क्या चीज, आधा फोटोन, 3/2 फोटोन, ये नंबर नहीं चलने वाला है। जब भी होगा तो कंप्लीट होगा। जैसे मान लो 100 फोटोन, 200, 201, एक मतलब नंबर या इंटीजर नंबर में होना चाहिए। ये नहीं कि आधा फोटोन चलेगा, आधा फोटोन नहीं चलता, ध्यान रखो। होगा तो कंप्लीट होगा, 2/3 नहीं चलेगा, कंप्लीट होना चाहिए। ये बात तो क्या, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली, ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, वो आपने पढ़ा नहीं होगा, चार्ज का क्वांटाइजेशन थोड़ा सा उससे मिलता जुलता लग रहा होगा थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, यहां तक आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे इस एक एनर्जी की फोटो, ये जो आपने देखा एनर्जी का जो पैकेट होता है फोटोन, इसके कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ गुण है, मैं उस पर चर्चा भी करने वाला हूं। तो क्या यहां तक ओके, बोलिए। यस। चलिए इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अब शांत होकर देखिएगा ना, बहुत मजा आएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा, टेंशन अपना ले बिल्कुल, ठीक है। और देखिए, ये तो क्लियर है कि आपका बिफोर टाइम सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये आप भी जान रहे हो। क्या भाई यकीन नहीं है क्या? यकीन है या नहीं है? हैं? यकीन है सर। 100% बिफोर टाइम सिलेबस खत्म होगा आपका। ऑप्टिक्स जो कि बहुत लंबा था, मैंने कवर करवा दिया। और आप जान रहे हो कि अब हमारा मॉडर्न फिजिक्स ही बचा हुआ, और कुछ नहीं बचा हुआ है क्या, केवल मॉडर्न फिजिक्स बचा हुआ है, ठीक है। तो हर एक चीज मैं पढ़ा के जल्दी से खत्म कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लो। और मुझे अब रिवीजन भी कराना है, ये ध्यान रखो, रिवीजन भी कराना है। तो अच्छे से करना है यहाँ पर। चलिए भाई फोटोन की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना, पहले समझो बात को। जैसे मान लो ये लाइट का रे है, ठीक है। तो भाई लाइट रे किसे बोलते हो, मतलब देखो लाइट रे भी अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, ये आप अच्छे से जान रहे हो, ऑलरेडी मैंने वेव्स में पढ़ा रखा है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दैट मींस रेडिएशन है। लेकिन इसी रेडिएशन का नाम लाइट कब पड़ गया, जब वो विजुअल रीजन में आ गया, इसीलिए उसका नाम लाइट पड़ गया। क्लियर है नहीं चीज? तो क्या होता है कि भाई कोई भी आप रेडिएशन ले लो, मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि कोई भी मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये चल रहा है ना, तो 100% इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे फोटोन्स, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स इसमें क्या होते हैं, ये चलते रहते हैं। इज इट ओके, बोलो, बोलिए। जैसे यहाँ दूसरा लाइट का रे ले लो, इसमें भी क्या होगा, छोटे छोटे एनर्जी के फोटोन्स क्या होंगे, ये देखो, मतलब ये देखो, ये एग्जैक्टली क्या है, ये फोटोन है। दैट मींस आपको उसे इसे क्या कहते हो, इसे आप कहते हो एनर्जी का पैकेट्स। ये सब क्या है, ये सब फोटोन्स है, ठीक है भाई, ये सब क्या है, फोटोन्स है ये, ठीक, जिसको आप कहते हो एनर्जी का पैकेट। ये आधा नहीं होगा तो कंप्लीट होगा, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। और ये हमेशा क्या होता है, जिस तरफ मान लो लाइट का प्रोपगेशन है ना, ये हमेशा उसी दिशा में चलेगा, ये ध्यान रखना। क्या ये बात आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया होगा? आया। चलिए, तो ये डायग्राम बना लीजिएगा। और ये क्या हो गया, देखिए ये क्या है, ये बोलिए, ये कौन सा दिशा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, प्रोपगेशन, प्रोपगेशन किसका भाई, ऑफ रेडिएशन एंड एंड फोटोन ऑल्सो। दोनों का है भाई, दोनों एक ही दिशा में चलेगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हो भाई, जिस तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी जिस तरफ लाइट चलेगा, क्या उधर ही फोटोन चलेगा, उसी के पैरेलल चलेगा, बोलो। जवाब नहीं है यस भाई आप सर। लोगों, 100% बिल्कुल ऐसे चलेगा। ओके, तो ये आप डायग्राम बना लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जिस तरफ लाइट का रे चलेगा ना, जिस तरफ रेडिएशन जाएगा, उसी तरफ फोटोन चलने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली फोटोन इज अ पार्टिकल, आपने एनर्जी का पैकेट बोल दिया, ठीक है, मतलब बेसिकली एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, पार्टिकल, ध्यान रखिएगा। फोटोन मतलब जैसे आपने बोला, आपके दिमाग में क्लिक करता क्या भाई, ये एनर्जी का पैकेट है, दिस इज पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ क्या बोलो बच्चा, एनर्जी, ठीक। अब आपने बोल दिया भाई ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, दैट मींस ध्यान रखो कि ये एक क्या है, पार्टिकल। अभी क्या है बच्चा लोग, ये एक पार्टिकल है, ये ध्यान रखना, पैकेट, पार्टिकल, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, होगा। फोटोन क्या है, बेसिकली एक पार्टिकल है, फोटोन इज अ पार्टिकल, पार्टिकल, ये ध्यान रखो। इसमें एनर्जी है भाई, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर नहीं हुआ क्या? क्लियर। बिल्कुल, इसको नोट करिए, मैं नीचे लिखाऊंगा।
और इसमें बहुत कुछ अभी चर्चा भी करना है भाई, बहुत कुछ अभी। तो उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत तो आपको ज्ञान यहाँ पर आ गया होगा कि कोई भी आप रेडिएशन लोगे उसमें क्या होगा कि फोटोन एग्जिस्ट करता है। फोटोन क्या होता है, लाइट के जिस तरफ लाइट चलता है उसके डायरेक्शन में क्या होता है, इसका प्रोपगेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे बहुत सारे इसमें बात अभी आने वाला है, हम लोग सब हर एक पॉइंट पर एंगल पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ भाई, इरेज कर दूं पूरा ये। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बिल्कुल पैनिक नहीं हो, आपको 100% मैं बोला ना, जैसे आपको ऑप्टिक्स मैंने करवाया ना देखो, वैसे ये भी अच्छे समझ में आएगा। और एक बात मैं और बोल रहा हूं कि मैं फिर से पूरा ऑप्टिक्स आपको करवाऊंगा, ठीक। लेकिन ये नहीं पूरा डेप्थ में मैं करवाऊंगा फिर से, ऐसा नहीं जैसा चला वैसे। लेकिन हाँ ये है कि जो सीबीएसई के कुछ सैंपल पेपर्स होंगे मैं उसको जरूर डिस्कस करूंगा, ये ध्यान रखो। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे सही से तभी तो मैं कर पाऊंगा ना। तो मैं ग्रुप पे एक बार मैसेज डाल के मैं करूंगा, टेंशन नहीं लो। और कोशिश मैं करता हूं कि यदि इस वीक में हो पाए तो ठीक है, नहीं तो किसी एक वीक में, मैं अगले वीक में हो या इसी वीक में, मैं कोशिश करता हूं ना कि थर्सडे को ही आप लोग को एक मैं सैंपल पेपर भेज दूंगा जिसमें केवल वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, मैं उसी को डिस्कस करूंगा, लाइव डिस्कस में करूंगा, लाइव बिल्कुल, ठीक है। तो क्या रहेगा कि भाई आप लोग का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया रहेगा, ताकि आप कैसे लिखें आपको एक रफ आइडिया मिल जाए। फिर मैं आप लोगों से आंसर लूंगा पीडीएफ में, जो जो बच्चे स्वेच्छा है जिनको आंसर देना चाहिए वो कर सकते हैं, जिनका नहीं इच्छा है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फोटोन पे। तो भाई यहाँ फोटोन की हम लोग बात करें हम लोग, तो फोटोन बेसिकली है क्या यहाँ पर, फोटोन है क्या। तो ये तो आपने भाई जान लिया कि भाई एक एनर्जी का पैकेट है। पहले पॉइंट तो इसमें आप जान लिया कि दिस इज पैकेट ऑफ एनर्जी। पहला पॉइंट इसमें क्या आ गया, दिस इज जल्दी बोलो, पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या बोलो, एनर्जी। ये तो आप जान चुके हो, ये तो बहुआ वाली बात है एकदम कि ये सर ये तो मुझे पता है भाई एनर्जी का पैकेट है। बट ये ध्यान रखिए बेसिकली ये दिस इज हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल, ये एनर्जी इसके पास है, एनर्जेटिक पार्टिकल है। फोटोन इज, मैं लिखूंगा फोटोन इज एनर्जेटिक, एनर्जेटिक पार्टिकल, आ रही बात समझ में। फोटोन क्या है, एक एनर्जेटिक पार्टिकल है। आई होप आप समझ पा रहे हो यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक एनर्जेटिक पार्टिकल है, ठीक है। अच्छा बोलो भाई एनर्जी यहाँ पर आएगा कहां से, तो इसमें जो एनर्जी एग्जिस्ट करता है ड्यू टू मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी होता है। आ रही बात समझ में, बोलो। यस सर। तो भाई एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी एनर्जी इन फोटोन एग्जिस्ट ड्यू टू क्या बोलो, ड्यू टू क्या, जल्दी बोलो। मूवमेंट। हाँ ड्यू टू मूवमेंट बोलिए या ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब मैं यहां बोल रहा हूं कि एनर्जी एग्जिस्ट, ठीक है। यहां जो एग्जिस्ट करेगा वो किसके कारण करेगा बोलो, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी के कारण, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्या यहां तक ओके बोलो। यस सर। चलिए तो ये नोट कर लीजिएगा। डन। एग्जिस्ट ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, ओके। चलिए भाई ओके है, अच्छी बात है। अभी यहां तक आपने लिख लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो ये सारे एक तरह से प्रॉपर्टी भी बन जाएगा, ध्यान रखो भाई, ये एक प्रकार से ये प्रॉपर्टी भी बन जाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं, एक प्रकार से ये प्रॉपर्टी भी बन जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो भाई एनर्जी है, हर एक चीज एग्जिस्ट करेगा इसमें, एनर्जी मोमेंटम सब होगा इसके पास, ध्यान रखो, एनर्जी मोमेंटम सब होगा, सब होगा सब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। तो फोर्थ नंबर की हम बात करें तो लेट्स से हम लोग ऐसे बात करते हैं कि जैसे मान लो एक आपने रेडिएशन लिया, सपोज भाई ये एक रेडिएशन है ये, अब ये रेडिएशन इस तरफ जा रहा है, ओके, ये लाइट होगा, लाइट चलेगा इस तरफ, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा उसका स्पीड वैक्यूम में क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये ना रेडिएशन यस का सर। स्पीड होता है।
तो ध्यान रहे फोटोन का भी रफ्तार एग्जैक्टली इतना ही होगा। फोटोन का भी रफ्तार क्या होगा? एग्जैक्टली 3 × 10⁸ ही होगा। ठीक, यानी ये बात मुझे समझ में आई कि स्पीड ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या चीज, जल्दी बोलो। स्पीड ऑफ light. बोलिए, स्पीड ऑफ रेडिएशन। स्पीड ऑफ लाइट और रेडिएशन लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडिएशन वो है जिसे हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे लिए विजुअल नहीं है, ठीक है, वो होगा रेडिएशन। ओके, यहां तक ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं भाई, ये क्या होता है कि लाइट के इक्वल होता है एंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, या जो भी लिख सकते हो, आगे जोड़ना चाहो तो लिख सकते हो। एंड प्रोपगेट एंड ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ, क्या बोलो, वेव या रेडिएशन लिख लो, जो भी लिखना चाहो, आपका चॉइस है। ओके, अगला पॉइंट यहां पर मैं ये बोल दूं आप लोगों को, ठीक है भाई, अगला पॉइंट मैं बोल दूं यहां पर कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। ठीक, ध्यान सुनिएगा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो, मतलब रेस्ट में फोटोन एग्जिस्ट नहीं करता है, फोटोन हमेशा मूविंग ही होता है, रेस्ट में फोटोन नहीं होता है। क्या ये बात समझ में नहीं है आपको? क्या बोलो? Yes, sir. जब भी होगा फोटोन तो मूविंग होगा, फोटोन कभी रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो रेस्ट मास फोटोन का एग्जिस्ट नहीं करता है, रेस्ट मास फोटोन का क्या होता है? 0 होता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, फोटोन क्या है मैं बता दूं कि देखो, जब इसके पास रेस्ट मास है ही नहीं, तो क्या इसके पास चार्ज होगा? देयर इज नो चार्ज। देखिए मैं पहले बोल रहा हूं, देखिए, एक होता है चार्जलेस, चार्ज नहीं है, एक होता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल और चार्जलेस दोनों एक ही या अलग अलग है? बोलो अलग-अलग. कैसे? Sir, न्यूट्रल के neutral. पास देखिए चार्ज है बट नेट चार्ज 0 है, लेकिन फोटोन क्या है? चार्जलेस, इसके पास कोई चार्ज नहीं, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, मास ही 0 है। जब मास है ही नहीं तो चार्ज कहां से होगा? कहां से चार्ज होगा? मास ही नहीं है इसके पास, तो चार्ज कहां से होगा? चार्ज ही नहीं होगा। ये बात ओके है? बोलो। Yes, sir. चलिए यहां तो कॉपी कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से इसको कॉपी करते चलिए, तेजी से, फटाफट। और ये मैं पहले बोला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ करेगा भाई, नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखना। सो केयरफुली इस पे अच्छे से वर्क करो, ताकि ये पूरा एकदम एक एक चीज आपको समझ में अच्छे से आ जाए, दिक्कत नहीं हो। तो क्या भाई मैं इसको इरेज कर दूं? Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप इसको मैं इरेज करता हूं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी देखिए इसमें बहुत कुछ बचा हुआ भी है। बोला फोटोन, आपको पहले तो फोटोन के बारे में समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। फोटोन समझ में आ गया तो आगे तो फिर आपको दिक्कत होगा ही नहीं। मेन अभी हम लोग फोटोन में अभी घूम रहे हैं। चलिए, तो फोटोन का आपने देख लिया भाई, वो क्या रेस्ट मास 0 होता है, चार्ज भी नहीं होता, ये सब आपने देख लिया। चार्ज की बात हो गई, मास की बात हो गई, लेकिन देखिए मास नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर आपने बोला काइनेटिक एनर्जी है। अरे ये बात तो गड़बड़ हो गया, मास 0 है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाना चाहिए? 0 होना चाहिए। बोलिए हाँ सर, होता है ना ½ mv²। Yes, sir. हाँ 0 होना चाहिए। तो ध्यान रहे, फोटोन का मूविंग मास 0 नहीं होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, मूविंग मास ऑफ फोटोन इज नॉन जीरो पॉजिटिव। मतलब मूविंग मास, ध्यान सुनिएगा, फोटोन का मूविंग मास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा, ठीक है भाई। मूविंग मास 0 नहीं होता है। ओके, Yes, sir. अगला हम बात करते हैं, फोटोन की एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। तो फोटोन की एनर्जी की बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ
फोटोन इज इक्वल टू HF। भाई ध्यान सुनिएगा, इक्वल टू क्या चीज, HF, फुल स्टॉप डाल दीजिएगा। अब यहां समझाता हूं, यहां पर E क्या है, देखिए E तो जान रहे टोटल एनर्जी है फोटोन का, ठीक है। फोटोन का एनर्जी, एक फोटोन का, एक सिंगल फोटोन का, जो कि H इंटू F है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ एक रेडिएशन लिया, रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या है, F है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो फोटोन एग्जिस्ट करेगा ना, फोटोन का जो एनर्जी होगा, फोटोन का, एक सिंगल फोटोन का एनर्जी, फोटोन ऑफ सिंगल क्या, सिंगल फोटोन का एनर्जी, वो क्या होगा, H इंटू F होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। जहां पर आपको मालूम होगा कि H क्या है, तो आपको पता होना चाहिए H का वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10 का पावर क्या चाहिए, -34 जूल सेकेंड। और इसे हम कहते हैं क्या चीज, नाम याद है भाई इसका, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। आई होप आपको मालूम होना चाहिए। और F यहां पर क्या, जल्दी से बोलो, F इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ओके है यहां तक, जल्दी से बता देंगे। yes sir, दूसरी बात मैं और भी बता दूं कि ये आप इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो, HC अपॉन लैम्डा, मैं पहले बोल रहा हूं, HC अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हो। C आपको मालूम होगा, C बराबर व्हाट, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। और लैम्डा इज व्हाट, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। क्या यहां तक ये बात ओके है या कोई समस्या इसमें है, मुझे ये बता दें सभी बच्चे। okay sir, ओके है ना, तो चलिए यहां तक ओके है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहां पर ये जो एनर्जी निकलेगा ना, ये जो एनर्जी आप निकालोगे जूल में निकलेगा, यहां से एनर्जी क्या निकलेगा, जूल में, दोनों से एनर्जी क्या निकलेगा, जूल में निकलेगा। आई बात समझ में, yes ध्यान रखिए, दोनों से एनर्जी ऐसे निकालोगे तो जूल में निकलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दो पूरा, जल्दी बोलिए, इरेज करो बच्चा लोग, बोलोगे yes तो sir, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी की बात हो गई, अब हम बात करने वाले हैं फोटोन के मोमेंटम की बात करेंगे, ठीक है भाई, मोमेंटम ऑफ फोटोन, क्योंकि फोटोन में मोमेंटम होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और नीचे लिख लीजिएगा, अगले पॉइंट में लोग अभी लिखते हैं, पहले इसको इरेज कर देता हूं, मैं लिख देता हूं एक एक करके, आप नोट करना अच्छे से, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए फोटोन के पास मोमेंटम होता है, बिल्कुल होता है मोमेंटम, ध्यान रखिए। जब काइनेटिक एनर्जी है तो डेफिनेटली इसके पास मोमेंटम भी होगा, ठीक है भाई। तो चलिए लिखते हैं अगले पॉइंट में, photons have some linear momentum, ठीक है भाई, which is equal to which is equal to which equal to h upon lambda। यानी फोटोन का जो मोमेंटम होगा p, जो कि क्या होगा, h अपॉन लैम्डा होगा, ये ध्यान रखें, ठीक। कोई दिक्कत है बोलो। no sir, दूसरी बात मैं बता दूं कि आपको जब कभी मोमेंटम चाहिए तो आप ये ध्यान रखना कि यहां पर कुछ नहीं, देखो यहां पर कुछ हाईफाई नहीं है, यहां पर पी जो मिलेगा ना, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी E बाय CV कर सकते हो। कहोगे सर ये कैसे आया, अरे भाई E बराबर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना, HC बाय लैम्डा, बोलो सर, C से डिवाइड कर दो ना इसको, देखो नहीं आएगा क्या, ये चीज आएगा ना। yes sir, चलिए, तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है ना कि E इक्वल्स टू M इंटू C² भी लिख देते हैं, आपने पढ़ा होगा। yes sir, और दिस इज व्हाट, ये आप ऐसे कह सकते हो कि ये किसका मास है, फोटोन का मूविंग मास है, आप ये भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज मूविंग मास ऑफ फोटोन, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। हालांकि मुझे इस पे जाना अभी नहीं है, इस पे चर्चा मुझे नहीं करना, बस मुझे इस पे इसी पे रहना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, इसको इरेज कर दें।
एंड करें बेटा, बोलिए जल्दी से भाई। यस थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई करिए, बहुत स्लो आप लोग रिप्लाई करते हैं। सर, नोट कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मोमेंटम की बात हो गई, ठीक है भाई। अब अगला है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भाई मोमेंटम की बात हो गई, इसका मतलब मोमेंटम है तो भाई फोर्स भी अप्लाई कर सकता है, उस सभी चीजों पे हम चलेंगे। तो आगे एक लाइन लिखिएगा भाई, फोटोन कैन अप्लाई फोर्स, फोर्स भी अप्लाई करेगा। नीचे लिख लो, फोटोन कैन अप्लाई फोर्स एंड इंपल्स, ठीक है, ये अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लिया, बोलो। अगला पॉइंट ध्यान सुनिएगा, देखिए अगला पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ फोटोन्स जितने ज्यादा होंगे ना, ग्लो उतना ही ज्यादा होगा बल्ब में। मान लो किसी बल्ब से रेडिएशन निकल रहा है, तो उसका इंटेंसिटी, ग्लो बेसिकली मतलब क्या, ग्लो, चमक, ग्लो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये ध्यान रखिएगा। ग्लो जो चमक होता है ना, चमक प्रोपोर्शनल क्या, इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी कहां ज्यादा होगा, जहां पर नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होगा, ध्यान रखना, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये ध्यान रखिए कि कोई बल्ब है, उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, डेट मींस उससे नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे, बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, ठीक है भाई। यानी नंबर ऑफ फोटोन, ध्यान रख लो, या नीचे एक लाइन लिखना चाहो लिख लो, नंबर ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ अ रेडिएशन। लिख लिया, बोलो। नंबर ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ अ रेडिएशन, लिख लिया, बोलो। यस सर। चलिए लिख लिया होगा, अच्छी बात है। क्या इसे मैं इरेज कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यस सर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंटेंसिटी की, ठीक है भाई, इंटेंसिटी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी आ गया है तो थोड़ा सा चर्चा कर लेना बहुत जरूरी है भाई। देखिए यहाँ ध्यान से मैं बात करता हूं इंटेंसिटी की। देखिए तो सिंपली इंटेंसिटी आप ऐसे डिफाइन कर लो कि ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहां से एनर्जी क्रॉस कर रहा है, कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है, तो टोटल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, ई टोटल मतलब ई टोटल एनर्जी पास किया, इतना कितने टाइम में पास किया भाई, डेल्टा टी टाइम में पास किया, मतलब इस एरिया से इतना एनर्जी इतने टाइम में पास किया। आप चाहो तो डेल्टा टी लिख दो ना स्मॉल में, ऐसे डेल्टा टी टाइम में पास किया। और ये एरिया कितना है भाई, तो ये एरिया ए है, तो यहां पर जो इंटेंसिटी आई होगा वो क्या होगा, देखो आई होगा पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया से कितना एनर्जी पास किया, कितना पास किया, यही हमारा इंटेंसिटी है इस एरिया पे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। आई होप थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर क्लियरिटी मिल रहा होगा, ठीक है, ओके बोलो, यस सर। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा इंटेंसिटी है, ओके। और आप जानते हो पावर बराबर, पावर इज इक्वल टू क्या, एनर्जी अपॉन टाइम, ये भी तो पावर होता है ना। तो आप चाहो तो यहां पर क्या लिख सकते हो, इंटेंसिटी बराबर पावर पी अपॉन क्या चीज, एरिया, ये भी होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर इंटेंसिटी के बारे में, ये ऐसा है सीन इसका, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया भाई, जल्दी से बोलो। यस सर। जस्ट 1 सेकेंड। क्या यहां तक हो गया, बोलिए। चलिए अगला देखो, एक पॉइंट और मैं आपको समझाता हूँ इंटेंसिटी से जुड़ा हुआ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जितना हो सके उस चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे, बाकी हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दबाजी परेशान नहीं होना है। इसलिए मैं आप लोग का लंबा ज्यादा क्लास नहीं खींचता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आराम से हंसते खेलते पढ़ लो। देखो नेक्स्ट यहाँ पर मैं थोड़ा सा और अलग टाइप में बात करता हूँ, जैसे देखो इंटेंसिटी निकालना है लेकिन पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, सुनो सही से,
हमारा सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स है, यहां पर पॉइंट है। ओके, अब इस सोर्स का पावर कितना है, P है, और मान लो मुझे से यहां से R डिस्टेंस पर यहां इंटेंसिटी चाहिए, ये हमारा पॉइंट A है, यहां चाहिए इंटेंसिटी, ठीक। तो यहां पर इंटेंसिटी निकालोगे तो कैसे, देखो यहां से जो एनर्जी चलेगा वो कितने एरिया में फैलेगा, तो ऑब्वियस है R रेडियस का एक स्फीयर बनाओ, ये जो यहां से जो एनर्जी निकलेगा वो हर एक पूरी जगह जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं Yes, जाएगा, sir. इतने एरिया में फैलेगा ना एनर्जी ना। तो इस इतने पोर्शन में यहां पर कितना मिला, यहां कितना मिला, इस पॉइंट पे कितना मिला, वो हमारा क्या होगा, पर सेकंड यहां कितना एनर्जी गिर रहा है, इस पॉइंट पे कितना गिर रहा है, वो हमारा क्या होगा, एक्चुअल इंटेंसिटी होगा। दैट मींस यहां पर इंटेंसिटी मैं निकालूं ए पर, तो भाई पावर अपॉन ये पूरा एरिया से डिवाइड करो, तो यहां पर कितना गिरा वो मुझे मिलेगा ना, इस पॉइंट पे कितना मिला, बोलो मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या। तो पावर ठीक अपॉन एरिया क्या होगा, 4πr²। इज इट ओके, जल्दी से बोलिए। Yes, sir. चलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है पॉइंट सोर्स के लिए किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी को दिखाना बताना, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो इससे नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा निकलेगा, इंटेंसिटी कम होगा तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा, कम निकलेगा, ठीक है भाई। इसको कॉपी करिए, खत्म करिए, फिलहाल फोटोन में इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ना विशेष नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सीधा बात करते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात करते हैं। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है मैं उसको थोड़ा समझाता हूं, ठीक है भाई, हो गया, जल्दी से बोलो नोट, इरेज करें भाई, Yes. चलिए इसको इरेज करते हैं भाई। तो नेक्स्ट हम लोग अभी बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन की, ठीक है। देखिए बहुत लोगों ने भाई ये हॉलवॉच लेनार्ड ये सबने ऑब्जर्व किया था कि भाई क्या होता है ना कि रेडिएशन गिरता है, मतलब लाइट गिरता है तो मेटल के सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, ठीक। तो भाई इलेक्ट्रॉन का किसी भी मेटल सरफेस से बाहर निकलना, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। ओके, तो एक काम करिए, सबसे पहला आप लोग का है हेडिंग डालना इसमें इलेक्ट्रॉन इमिशन, ठीक है भाई, क्योंकि फोटोन वोटन का चक्कर खत्म है, बट रुक जाइए एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, शांत होकर सुनना, देखो पॉइंट ये है हमारा कि हम जो एनर्जी यूज करते हैं पहले तो भाई जूल में करते थे, बट यहाँ पर आप करने वाले हो एनर्जी यूज किसमें, एनर्जी यूज करने वाले हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब एनर्जी हो हमारा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होगा, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस का 19 जूल, ध्यान रखिएगा, ध्यान रहेगा बोलो, Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल के इक्वल होता है भाई, कोई दिक्कत किसी को, No, sir. ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं पहले ही। ओके, इसके बाद मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट ध्यान सुना भाई, जैसे आप यहाँ चाहो तो ई एनर्जी क्या था बोलो, hc/λ था, आप यहां से डेटा रख के निकालोगे ना तो ये आपको देगा, लेके आप जैसे रख के निकालो, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं लैम्डा ले लेता हूं, सपोज मान लो कितना, मान लो 124, सुना भाई सही से, इतना नैनोमीटर मैंने लिया, ठीक है। ध्यान देखो भाई, एक लैम्डा मैंने वेवलेंथ लिया और मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर एक फोटोन का, भाई यहाँ पर ये जिस रेडिएशन में ये फोटोन एग्जिस्ट करता ना उसका रेडिएशन का वेवलेंथ इतना आपको दिया, लेके मैं बोलूं एनर्जी निकालो, तो आप फटफट क्या करोगे कि भाई एच का वैल्यू रखोगे यहाँ कितना 6.62 इंटू 10 का पावर क्या माइनस का 34। ओके, सी क्या रखोगे 3 इंटू 10 का पावर 8, बाय नीचे क्या रखोगे लैम्डा क्या रखोगे 124 इंटू 10 का पावर क्या चाहिए यहाँ रखोगे माइनस का 9। ओके, ये एनर्जी आप सॉल्व करो तो ये आपको मिलेगा जूल में, जूल में मिलेगा। बट मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ मॉडर्न फिजिक्स में हमें यूज करना है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करना है, तो अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप 1240 और बाय यहां पर केवल ये रख दो 124, ठीक। तो ये चीज आपको सीधा निकल के आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आई बात समझ में। Yes, sir. कुछ नहीं, देखो मतलब एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल रहा है और यहाँ नैनोमीटर का जो भी नंबर आगे का है ना बस वो रख दो, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या ये बात ओके है, बोलो शॉर्टकट ये निकालने का। Yes, sir. देखो यहां से डिवाइड करके यहां पहुंचना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन ये पता है ना तो सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसको कॉपी कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, चाहे जिसका भी जो जिस समय यूज हो जाए आप वो आराम से कर लो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। नोट कर लो, इसको नोट कर लो, हो गया भाई, इरेज करें इसको, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, इरेज करके आगे बढ़े क्या, Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट्स है, मैं बता रहा हूँ, बस समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप ये समझो, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये बेसिक बस बेसिक चीज चल रहा है यहाँ पर, तो आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और इसके बाद तो हम लोग का भी सीधा इलेक्ट्रॉन इमिशन जब स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फर्दर मैं रुकने वाला तो हूं नहीं, मैं सीधा आगे खटखट बढ़ता रहूंगा, क्या क्या इसमें बताना है मुझे। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये हमारा एक 2 प्लेट मैंने लिया है, ओके, और इसमें यहाँ पर ये जो हमारा है ना, ये वाला, ये मान लीजिए हमारा लोअर पोटेंशियल पे है, ये हमारा हायर पोटेंशियल पे है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे ये बता दो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन कहां से कहां होता है। तो सबको पता है भाई इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलता है, लोअर से हायर चलता है, मालूम है ये चीज, बोलो मालूम है ये चीज, इलेक्ट्रॉन हमारा लोअर पोटेंशियल से कहां जाता है, बोलो, हायर पोटेंशियल की ओर जाता है। क्या ये बात आपको मालूम है या नहीं मालूम है, या भूल गए आप, बोलिए। और यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे क्या होगा, हायर माइनस लोअर, ठीक, इसको मैं मान Yes. लेता हूं डेल्टा वी, या वी जो भी आप मानना चाहो मान लो, डोंट वरी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ ये चीज आप पहले सीख लीजिए अच्छे से। पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सेलरेट फ्रॉम कहां टू कहां, फ्रॉम कहां से कमिंग, लोअर टू हायर पोटेंशियल, ये ध्यान रहे, लोअर टू हायर पोटेंशियल, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ओके, ओके है, बोलो। देखो अब सपोज मान लो कि यहां पर इनिशियल इसका काइनेटिक क्या था, यहां पर जब ये यहां था, इसका शुरू का काइनेटिक क्या था, 0। जब ये यहां पहुंचेगा ना, इस समय जिस समय ये यहां पहुंचेगा, तो भाई ये कुछ ना कुछ काइनेटिक 100% गेन करेगा। कितना गेन करेगा, आंसर आएगा सर, ये तो होगा क्या चीज, जल्दी बोलो। इस पे कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई होता है 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, आंसर है डेल्टा वी। इतना ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा काइनेटिक के फॉर्म में। अब चाहो तो इसे हाफ एम वी स्क्वायर कर सकते हो, यहां से इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी निकल के आपको मिल जाएगा, कितना यहां पर गेन किया होगा। क्या ये बात पूरा ओके है या कोई दिक्कत है इसमें? देखिए मैं पहले बोल रहा हूं, ये चीज ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा पहले, चार्ज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ा बहुत ये पढ़ा होगा आपने, लेकिन ये मैं फिर से बता दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है भाई, ये आपको दिक्कत नहीं हो, आप कहीं भी दिमाग लगा लो, चाहे प्रोटॉन में कुछ में, ये सब के लिए ओके है, ठीक है। तो क्या ये ओके है, बोलो, मैं आगे बढ़ूंगा आगे। Yes. चलिए नोट कर लीजिए। तो यहां तक फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो, इलेक्ट्रॉन अपने आप भाग जाएगा, अपने आप वो दौड़ जाएगा, नहीं है बस में, कहा किसकी ओर दौड़ेगा, आंसर आएगा ये ऑलवेज एक्सेलरेट करता है, किसकी ओर, किसकी ओर एक्सेलरेट करता है, ऑलवेज हायर पोटेंशियल की ओर। अच्छा ये क्यों करता है, कोई बच्चा बोलेगा मुझे ये क्यों करता है, तो मैं बता देता हूं, कोई बच्चा बोलना यदि चाह रहा है तो, यदि मन में है तो बोल दो, अदरवाइज मैं बोल दूंगा क्यों करता है, सही है। डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन में प्रोपेगेट देखिए डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन की यहाँ बात नहीं है, बात यह है कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होती है, ओके। और इलेक्ट्रॉन की बात कर लो तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि हायर से लोअर की एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगा, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको मालूम नहीं क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फंडा आपने पढ़ा होगा, ई बराबर क्या चीज, आप याद करिए ना कि इसका जो आपने मैग्नीट्यूड निकाला होगा ई का, वो क्या था, डेल्टा वी अब बाय क्या चाहिए, डेल्टा आर, ये ऐसे करके, नहीं पता क्या, या ई बराबर क्या चाहिए, माइनस का डीवी अपॉन डी आर। भाई आपने निकाला ये चीज, आप याद करो, रिलेशन आपने पढ़ा है। तो कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो तो 100% वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर इस तरफ फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, तो ये क्या होगा, इस तरफ ये क्या होगा, एक्सेलरेट कर जाता है। आई बात समझ में, इसलिए इसके पास क्या होता है, एनर्जी आ जाता है काइनेटिक वाला। ये बात लॉजिक पूरा पकड़ में आ गया या अभी भी लग रहा है कोई दिक्कत है इसमें? आ गया सर। क्लियर, चलिए नोट करिए इसको, नोट करिए। हालांकि मैंने बता दिया है, इस सब चीजों पे दिमाग नहीं लगाना है। हाँ कोई डाउट इसमें लग रहा है आपको, कोई परेशानी है अभी भी, तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी इसमें पैनिक नहीं होना, क्योंकि ये ज्यादा सब हाई फाई कुछ नहीं है, ये आपको ज्यादा परेशानी करने वाला है। हाँ अब मान लो मैं ये बोलूं कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, उसके पास एनर्जी है, अब उसके एनर्जी को क्या करना है, खत्म कर देना है, खत्म कर देना है, ध्वस्त कर देना है। तो क्या करो,
जैसे मान ले एक सवाल मैं लॉजिकल में पूछ रहा हूँ, लॉजिकल सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सुनना। अब ध्यान सुनो, मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, सुनना भाई, सुनना अच्छे से, बहुत खतरनाक, बहुत इंपॉर्टेंट मैं पूछ रहा हूं यहाँ पर। मान ले यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी था, सपोज मान ले कि एनर्जी कितना था, K0 था, ठीक है, और मैं चाह रहा हूं कि इसकी एनर्जी को खा जाऊं, खत्म कर दो पूरा। तो मैं ऐसा क्या करूं ताकि इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मतलब ये समाप्त हो जाए? कोई बच्चा मुझे बताएगा, जल्दी से बोलो। बोलिए भाई कोई कुछ। मुझे यहां पर इसके एनर्जी को कोलैप्स करना है, खत्म करना है, मैं कैसे करूं? मैं ऐसा क्या करूं ताकि इसका एनर्जी समाप्त हो जाए? कोई आपके पास प्रोसेस, कुछ प्रक्रिया? सर मास को जीरो करने से। देखिए मैं ये बोल सकता हूँ, इतना मैं बोलूंगा, देखिए आप ये सोचिए कि ये बेचारे, इसके पास इस तरह इसके पास वेलोसिटी है और मुझे से रोकना है, रोकेंगे भाई v0 डेट मींस एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो आप कुछ नहीं करिए ना, देखिए ये इस तरफ जाना चाह रहा है, आप यहाँ पे कर दो लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे कर दो हाइयर, ओके। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन को हाइयर पोटेंशियल ज्यादा पसंद है। क्यों कहोगे, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी इसके पास इस तरफ अभी है, बट इलेक्ट्रॉन ये आगे तो जा रहा है, कुछ लाइक वेलोसिटी v डैश हो गया, बट फोर्स तो यहाँ इस तरफ लगेगा, तो क्या होगा, जाते जाते कहीं फाइनली क्या होगा, रुक जाएगा, वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा। क्लियर नहीं हुआ? नहीं समझ में आता है क्या? बोलो जल्दी बोलो। सर फिर से एक्सप्लेन करिए। अरे भाई यहाँ हाइयर है, यहाँ लोअर है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हाइयर से लोअर में एग्जिस्ट करेगा। और देख यस इलेक्ट्रॉन सर। तो इस तरफ जाना शुरू किया, तो क्या इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरफ फोर्स नहीं लगेगा क्या? तो ये जा रहा है इस तरफ, अब फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो क्या इसका वेलोसिटी घटेगा नहीं क्या? घटे घटे जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कुछ क्या? यस सर। एग्जैक्टली खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, इसको रोकना है ना, तो ध्यान रखिए आप क्या करिए कि ये जिधर जा रहा हो ना, जैसे इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल ही गिरा दो। देखो ये जा रहा है इस तरफ, यहाँ का पोटेंशियल ही गिरा दो पूरा, इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या होगा, रुक जाएगा। समझ में आ रही बात? अब सपोज मैं मान लू, ध्यान सुना भाई, सपोज मैं ऐसा मान लू कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, मान लो जीरो है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो से भी नीचे करना पड़ेगा। सपोज मैंने मान लिया यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, तो ऑब्वियस है यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो से तो ज्यादा होगा, तो भाई यहाँ हाई होगा, तब तो ये इसका रफ्तार और बढ़ जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ का रफ्तार इससे भी और नीचे होना चाहिए। आ रही बात समझ में बोलो? यस सर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर पूछा जाए इस टाइप का, तो यहाँ ध्यान रखिएगा भाई, तो भाई ये कितना एनर्जी लॉस करेगा भाई, कितना एनर्जी लॉस कर देगा? तो आंसर है भाई कितना काइनेटिक इसका था, जितना था वो लॉस कर देगा पूरा, लॉस होके कहां चला गई, ई इंटू आप समझ लो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके फॉर्म में, यानी पोटेंशियल के फॉर्म में चला जाएगा एनर्जी। क्या ये बात ओके बोलो? यस सर। ठीक, मतलब देखो आपने आपने यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया ताकि इसका क्या हुआ, काइनेटिक जीरो हो गया। तो भाई इतना काइनेटिक था, इसको रोकना था, आप यहाँ पर क्या करोगे, इतना पर, जैसे इसका जीरो है ना, इसका मान लो जीरो है, तो आप क्या इतने अमाउंट में पोटेंशियल यहाँ का गिरा दो। जैसे मान लो यहाँ पर इतना, मतलब क्या, जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे यहाँ जीरो है ना, यहाँ पर जीरो है, यहाँ का गिरा दो, जीरो से कम कर दो, कम करोगे, जैसे कम करने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पहुंचे रुक जाएगा, ये रिलेशन निकाल जाते हैं यहाँ से। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? बोलिए। यस सर। और यहाँ आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है ना, यहां पर जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन रुक गया, यहां पर जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन रुक गया, ये कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहलाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या ये बात ओके है बोलो? मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आप एक स्पेशल टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लो, जिसके वजह से क्या हुआ, रुक गया। इसी को आप क्या कह रहे हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या ये बात ओके बोलो? यस सर। चलिए बहुत सुंदर। तो ये पूरा नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ये सब बकवास अब आपको ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये ओके है, और हम सीधा चलेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन पर। मुझे फंडामेंटल तौर पर मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटल तौर पर, ठीक है। तो भाई इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दे भाई।
यस सर। चलो भाई इरेज कर देते हैं, आपने बोला तो खत्म करते हैं इसको। चलो अब अगला है आप लोग का सीधा इलेक्ट्रॉन इमिशन, जल्दी से हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रॉन इमिशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक, ये क्या है इलेक्ट्रॉन इमिशन, क्या है? इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया भी, जिसमें क्या होता है कि किसी भी मेटल से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो। कौन सा इलेक्ट्रॉन भाई? आंसर आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। लिख लिया भाई? आपने हेडिंग डाल दिया इलेक्ट्रॉन इमिशन, बोलो जल्दी बोलो। तो यस नीचे सर। लिखना शुरू करेंगे, नीचे लिखोगे लाइन, इट इज अ प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन इमिशन में लिखवा रहा हूं भाई, इट इज अ प्रोसेस इन विच free electron remove from metallic surface. It is a process in which electron remove from metallic surface, remove from metallic surface. लिख लिया? जल्दी से बोलो भाई। यस सर। चलिए अब आगे लिखिएगा, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं ना भाई, तो नीचे हम लोग लिखते हैं इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन इमिशन में कई सारे इमिशन होते हैं भाई, ठीक है। तो जो जो इमिशन है मैं उस पर अभी चर्चा कर रहा हूं, शांत होकर सुनेंगे सही से। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं थर्मल इमिशन की। तो नीचे डाल दो हेडिंग, नीचे लिख लो, पहले हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ इमिशन, यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन लिख लो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। पहला जो होगा आपका वो होगा थर्मल इमिशन, थर्मल एमिशन, थर्मल इमिशन या थर्मियोनिक, थर्मियोनिक एमिशन। लिख लिया भाई? लिख लिया? जल्दी बोलो। यस। तो अब ये थर्मियोनिक इमिशन क्या है, जल्दी से बोलो, कोई बच्चा मुझे बोलेगा? अरे थर्मल थर्मोनिक थर्मियोनिक एक ही चीज, जल्दी बोलो क्या होता है? हीट जल्दी एमिशन। बोलो, क्या कह रहे हो? एमिशन ऑफ हीट। हाँ भाई, एमिशन ऑफ हीट नहीं, हीट के कारण। जैसे आप ये समझो कि कोई मैंने मेटेलिक प्लेट ले लिया, ओके, दिस इज मेटेलिक प्लेट, मेटेलिक है भाई, ये ध्यान रखें, मेटेलिक प्लेट है, ठीक। अब आप इसमें हीट एनर्जी तो लेके, मतलब यहां पर आपने क्या किया, स्टोव स्टोव लगा रखा है ये, ठीक है, स्टोव यानी चूल्हा वूल्हा आपने लगा रखा है। अब यहां से क्या हो रहा है कि यहां से हीट वीट निकल रहा है अभी, ठीक है, तो ये आपने ये हीट दिया लेके, ठीक। तो हीट के कारण क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन स्केप कर जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं थर्मल या थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ना, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या थर्मियॉन्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मियॉन्स बोलते हैं, ध्यान रखो, जो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसको हम थर्मियॉन्स बोलते हैं। नीचे लिखो, नीचे लिखना भाई, व्हेन 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 थर्मल एनर्जी, when thermal energy or heat energy, when thermal energy or heat energy given to, when thermal energy or heat energy given to a metallic plate, a metallic plate, then 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 electrons comes out from metallic surface, then electron comes out from metallic surface, comes out from metallic surface, comes out from metallic surface, लिख लिया बोलो, comes out from metallic surface, लिख लिया बोलो, यस सर। comes out from metallic surface. This phenomena called thermal emission. ये घटना, इसी को कहते हो आप थर्मल इमिशन या थर्मियोनिक इमिशन। लिख लिया बोलो? यहां तक ओके बोलो? यस सर। चलिए आगे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, and in this process, and in this process ejected electron from metallic surface called thermions, and in this process ejected electron from metallic surface called thermions.
इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, थर्मियोन्स बोलेंगे। लिख लिया, बोलो। यस चलिए आगे बढ़ते हैं भी। थर्मल इमिशन खत्म है। थर्मल के बाद अगला होगा अपना फील्ड इमिशन। अगला लिखोगे भाई फील्ड, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निकलेगा भाई। अगला लिख लो फील्ड इमिशन, फील्ड फील्ड फील्ड। लिख लिया, बोलो। यस तो अगला हमारा है फील्ड इमिशन। तो पहले लाइन लिख लो, मैं थोड़ा सा मार्कर में डालता हूं, आप लोगों को लाइन भी दिखाता हूं। नीचे लिखो व्हेन metallic plate when metallic plate placed in when metallic plate placed in strong magnetic field when metallic plate placed in strong magnetic field then few then few free electrons comes out from metallic surface this phenomena called field emission लिख लिया भाई, जल्दी बोलो। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? चलो मैं पूरा लाइन रिपीट कर रहा हूं। when metallic plate placed in strong electric field then few free electron comes out from metallic surface this phenomena called field emission आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा, आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी कोई शंका नहीं होगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, बताइए मुझे। यस सर। चलिए यहां तक ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फील्ड इमिशन में क्या होता है कि आप बेसिकली ना कोई भी मेटल का प्लेट ले लो, ठीक है भाई। ये मान लो ये मैंने एक मेटल का प्लेट ले लिया, ओके। आपको पैनिक इसमें होना नहीं है क्योंकि बहुत इजी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई ज्यादा हाईफाई नहीं है, ओके। अब ये बात को समझो थोड़ा ध्यान से कि आपने इसे रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओके। मैं ये मान रहा हूं कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आप ये समझ पा रहे हो, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ओके भाई। इसमें इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसपे क्या होगा कि फोर्स इस तरफ लगेगा। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या होता है ना, फोर्स जैसे लगेगा ना, तो भाई ये फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर आ जाता है, ओके। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड इमिशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, बोलो। चलो अगला लिखो सेकेंडरी इमिशन। अगला हम लोग क्या लिखेंगे भाई, सेकेंडरी इमिशन। हो गया, जल्दी बोलो। सेकेंडरी इमिशन थोड़ा समझना अच्छे से पड़ेगा। देखो ध्यान सुनना, पहले देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये इसमें दो होता है भाई। हम बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन की, पहले लाइन लिख लीजिए, नीचे लिखिएगा when a moving energetic electron hits ठीक है भाई, when a moving energetic electron hits free electron of a metal then that free electron comes out from that metallic surface this phenomena called secondary emission। क्या ये बात ओके यहां तक है? यस सर। चलिए समझ में आ गया होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं, सुनना बात को भाई, सुनना। बहुत शानदार चीज मैं ये जो बता रहा हूँ ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीट में और ये कहीं भी पूछ दिया जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी,
इलेक्ट्रॉन आप बाहर से फेंक रहे हो, ये मैं कह रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये टक्कर मारा किसको, ये टक्कर मारेगा फ्री इलेक्ट्रॉन को, ध्यान रखें। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, नॉकआउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये बाहर जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, सो केयरफुल, मैं बात कर रहा हूं फ्री इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, जो ये मतलब ये बॉन्डिंग में रोल नहीं लेते हैं, ये किसी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता नहीं है, ये क्या होता है, फ्री होता है। जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाउंड्री से बाहर निकल गया, ऑर्बिट से बाहर निकल गया, ऑर्बिट से बाहर हो गया, तो क्या होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, मालूम है ना आपको। यस चलिए ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये हम बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन पे चर्चा करें, ध्यान रखिएगा, ये बाहर से अपने हिट के ये बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी इमिशन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि गलती से ये मान लो ऑर्बिट है, ओके, ये ऑर्बिट हमारा है, और यहां पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन था, ओके, ध्यान सुना, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ था और हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां से थ्रो किया, सुनो भाई ध्यान से भी, बड़ा जबरदस्ती में बता रहा हूं, यहां से ये इलेक्ट्रॉन चला, ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको टक्कर मारा, ओके, अब इतना जोर से उसको टक्कर मारा ना कि ये बेचारा यहां से क्या स्केप करके भाग गया, ये स्केप कर गया, भाग गया। तो ये जैसे यहां से स्केप करेगा ना, ये स्केप कर गया, ये भाग गया, ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, और ये यहां से स्केप कर गया, भाग गया इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही टक्कर मारा, ये स्केप कर गया, तो ये स्पेस तो वैकेंट हो जाएगा, बोलो। यस सर। तो ये स्पेस वैकेंट हो गया, तो क्या ये स्पेस हमेशा वैकेंट रहेगा क्या, नो। तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांजिट करके यहां चला जाएगा, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से ट्रांजिट करेगा ना, तो यहां से एक एनर्जी निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा, और ये रेडिएशन हमारा होता है एक्सरे, ठीक। तो ये ध्यान रखें, मैं ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो ऑर्बिट में मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सो केयरफुल, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एक्सरे निकलेगा, जो कि हार्ड एक्सरे होता है, हार्ड एक्सरे इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पता रहना चाहिए, हालांकि ये दूसरा चीज है, मैं इस पर चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आप चाहे तो लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, मैं बात कर रहा हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, मैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा, हो गया नोट, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है फोटो इमिशन, अगला हमारा है फोटो इमिशन। फोटो, फोटो का मतलब क्या, लाइट, 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 रेडिएशन, रेडिएशन, फोटो मीन्स क्या, लाइट, ठीक। तो चलिए अगला हेडिंग डालिएगा अपना, लास्ट है भाई, ये लास्ट है, फोटो इमिशन, ठीक, फोटो इमिशन। तो केयरफुली ध्यान से हेडिंग डाल दीजिएगा, फोटो इमिशन। तो नीचे लिखिएगा, when suitable frequency of light or radiation, when suitable frequency of light or radiation incident on alkali metal surface, I will repeat complete line, when suitable frequency of light or radiation incident on alkali metallic surface, okay है बोलो, जल्दी बोलिए, ओके है, इंसिडेंट ऑन एल्काली मेटेलिक सरफेस, जल्दी यहां तक लिखिए, बोलो ना। यस सर। then free electrons, then free electrons comes out from metallic surface, then free electrons comes out from metallic surface, okay, this phenomena called photoelectric effect, this phenomena is called photoelectric effect, ये घटना का नाम हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट गिराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसी को हमने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस सर। लिख लिया, बोलो। यस सर। एंड करके एंड लिख लो, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटो इमिशन। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको आपने लिख लिया होगा, मतलब आप सुनिए सही से, पहले देखिए, मतलब यहां पर देखो, ये बेटा कि ये एक एल्काइली मेटल है,
मैं कौन सी मेटल की बात कर रहा हूं? एल्काइली मेटल की, एल्काइली मेटल की बात कर रहा हूं। तो आपने यहां से क्या गिराया? रेडिएशन गिराया, लाइट गिराया, ठीक है भाई। जैसे ही लाइट गिराओगे, यहां पर लाइट गिरा, ठीक, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये बाहर हो गया, खुद के बाहर निकल गया, ठीक। लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ओके। तो ये जो फिनोमेना है इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। आई बात समझ में? जल्दी बोलो, यहां तक ओके है तो? यस तो नीचे की लाइन लिख लो, एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नीचे लिख, इसमें लिख लो, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हो गया यहां तक? बोलो जल्दी बोलिए। यस एंड करंट एग्जिस्ट ड्यू टू, एंड करंट एग्जिस्ट ड्यू टू, एंड करंट एग्जिस्ट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड करंट एग्जिस्ट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड फोटो करंट। यानी इसके, इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होगा ना, उसको हम बोलेंगे क्या चीज? फोटो करंट बोलेंगे। आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। ये बना लीजिए, खत्म कहानी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ओके। इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जल्दी से बताइए, यहां तक ओके बोलो। यस हो गया भाई, जल्दी बोलो। यस चलिए यहां तक हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसी में कुछ यहाँ पर अभी बात एक दो आने वाला है पॉइंट, जैसे कि एक आएगा वर्क फंक्शन, अभी आने वाला है, छोटे मोटे डेफिनेशंस है यहाँ पर, ठीक है। तो वो छोटे मोटे डेफिनेशंस मैं आपको समझा देता हूँ, जो इसमें अभी देखने को मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। तो उन डेफिनेशन को भी हम लोग अभी देख लेंगे, पूरे सेटअप को समझ लेंगे। बाकी कहानी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ के इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि ये एक लेक्चर और इस पे मैं लूंगा ना, तो ये लगभग आपका एंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ खास यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ओके। तो मेन आप समझो कि आज आपका जितना होना चाहिए उतना मैं करवा देता हूँ, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है भाई। तो नीचे कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि पहला है अपना वर्क फंक्शन, लिख लीजिएगा, लिख लो भाई, वर्क फंक्शन लिख लीजिएगा, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन देखिए, इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, या कहीं कहीं डब्ल्यू नॉट भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। वर्क फंक्शन कर लिया, बोलो। यस चलिए वर्क फंक्शन हम समझते हैं। देखिए देखिए ये क्या है, आप ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, क्या अपने मन से इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा क्या? बोलिए। नो सर कभी नहीं आ पाएगा। अपने मन से इलेक्ट्रॉन कभी बाहर नहीं आएगा, वो अपनी दुनिया में मस्त रहेगा। उसको बाहर निकालना है ना, तो क्या होगा? एनर्जी देना पड़ेगा उसको, तो वो क्या होगा? बाहर के क्या होगा? बाहर के दुनिया में वो आ पाएगा, ठीक है। तो आप ये समझो कि एक मिनिमम इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दो, किसी इलेक्ट्रॉन को, जिससे वो क्या हो? खुद के बाहर निकल जाए। वही मिनिमम एनर्जी क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन कहलाता है। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर क्या मैंने बोला? आपको, आप में से कोई बच्चा बोल सकता है क्या? सर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो वर्क फंक्शन है। बिल्कुल। तो आप ये नीचे, इसी चीज को नीचे लिखना अच्छे से भाई, कॉपी में नीचे लिख लो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन from metallic surface, from metallic surface called work function, called work function। मतलब यहां से देखो, एक फोटोन चलेगा, आप ये जान रहे हो, फोटोन चलेगा, दिस इज फोटोन। तो मैं बात कर रहा हूं किसके? एनर्जी की। फोटोन का मिनिमम एनर्जी भी, इसका मिनिमम कितना एनर्जी मैं यहां पर गिराऊं, ठीक है भाई। मिनिमम कितना एनर्जी फोटोन का होना चाहिए, जिससे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो? आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ये इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, बस बाहर निकालना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसी मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इस मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या ये बात ओके है? बोलो
जल्दी बताइए। यस सर। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ये आधा होता है। ठीक, ये भी आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, पूरा लिख लीजिए, मैं नीचे आगे दिखाता हूं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये डिपेंड करता है मेटल के नेचर पर, मेटेलिक प्रॉपर्टी होता है ये, हर एक मेटल का अपना अपना होगा भाई। ये ध्यान रखिए, ये लाइट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता कि आप किस तरह पर लाइट गिरा रहे हो, ये लाइट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। सो पॉइंट एक दो ये पहले आप नोट करो, और नीचे मैं एक दो लाइन लिखाऊंगा। यानी ये जो वर्क फंक्शन है ना, ये मेटेलिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, मेटल के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। आ रही बात समझ में? यस सर। बोलो। बिल्कुल। अरे भाई आप जानते हो फोटोन, ये फोटोन जाएगा टक्कर मारेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी पूरा दे दिया लेके। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एटम उटम तो ढेर सारे होंगे, टक्कर उक्कर मारते उड़ते क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो क्या होता है, कॉलिजन के दौरान क्या होता है, एनर्जी लॉस हो जाता है। तो भाई ये टक्कर उक्कर करके बाहर निकला, तो बाहर निकलने तक में जो एनर्जी लगता है उसको, वही होता है क्या, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की आवश्यकता, एनर्जी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि बाहर निकलना है, तो टक्कर उक्कर होगा ही, टक्कर उक्कर खाने के लिए एनर्जी लॉस करना है, तो कहीं से एनर्जी तो चाहिए ना, जो एनर्जी का नीड है वही क्या है, वर्क फंक्शन है। ठीक है, मेरे हिसाब से ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, तो नीचे एक लाइन लिखेगा, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, नीचे लाइन लिख लो, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल is depend upon, is depend upon nature of material, या नेचर ऑफ मटेरियल, और नेचर ऑफ मेटल लिख लो, नेचर ऑफ मेटल लिख लो। आई बात समझ में? यस सर। अगला पॉइंट लिखे लिखो, वर्क फंक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ध्यान से अच्छे से लिखना, वर्क फंक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन और इंसिडेंट लाइट। ये इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये बात समझ में आ रही है, बोलो जल्दी यस बोलिए। सर। तो नीचे ये ध्यान से अच्छे से लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। एक और लाइन लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ कॉमा फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कॉमा फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लिख लिया, बोलो जल्दी बोलो। यस सर। चलिए अगला पॉइंट, आपसे कोई पूछेगा भाई कि वर्क फंक्शन सबसे कम कौन से मेटल के लिए होता है, तो याद कर लीजिए सीजियम। ठीक है भाई, नीचे याद करके लिख लीजिएगा, नीचे लिख लो, सीजियम मेटल हैज, सीजियम मेटल हैज, सीजियम मेटल हैज मिनिमम वर्क फंक्शन, सीजियम मेटल हैज मिनिमम वर्क फंक्शन। क्या आपने लिख लिया, बोलो जल्दी यस सर। बोलिए। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू मैं बात करूं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के हिसाब से सीजियम का जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब ये डिफरेंट किताबों में डिफरेंट हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और एक होता है प्लेटिनम, इसका होता है सबसे, पीटी का क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है, इसका सबसे, सीजियम का क्या हो गया, सबसे मिनिमम हो गया इसका। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। और पीटी जो बोलते हैं ना प्लेटिनम, इसका क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, इसका अधिक होता है पीटी। ध्यान रहेगा, बोलो यस सर। इसका मैक्सिमम होता है, ये लगभग 5.14 या समथिंग कुछ होता है, देख लेना आप लोग एनसीईआरटी में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस अभी एक दो छोटे मोटे और डेफिनेशन कराऊंगा, इसको खत्म कर दूंगा। आपको ज्यादा मैं परेशान नहीं हूं, देखो मैं इतना आपको नहीं मतलब पैनिक करना चाहता हूं, इतना एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते सर कि आप बिल्कुल बोर हो जाइए, परेशान हो जाइए, आपके लिए एकदम बर्डन हो जाए। हंसते खेलते हम लोग आराम से पढ़ लेंगे, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम है, आप भी जान रहे हो कि लिखना पड़ेगा, उसमें लिखना ही पड़ेगा सर, लिखे बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं लिखाना भी मुझे पड़ रहा है। ठीक है, नहीं तो मैं ये समझा के निकल नहीं सकता क्या, बोलो। चलो अगला लिखो, अगला लिखना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड
THRE SHOLD थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, THRE थ्रेशोल्ड, SOLD ध्यान रखना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये पूछा जाएगा। या इसी को कुछ लोग कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लिख लिया? यस सर। चलो नीचे लिखो, नीचे लिखो, नीचे लिखो, नीचे लिखो। द मिनिमम frequency of radiation, the minimum frequency of radiation, so that free electron easily, so that free electron easily ejected from metallic surface। आ गई बात समझ में? जल्दी बोलिए, जल्दी बता दो, क्या ये ओके बोलो? मैं ये क्या बोल रहा हूं यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी देखो, जो रेडिएशन गिर रहा है इसका सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई, जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, इसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या आपने ये लाइन अच्छे से लिख लिया? बोलो। यस सर। चलिए ध्यान रखिएगा, आपने बोला भाई फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, तो आप जानते हो कि 100% एनर्जी भी क्या होगा? मिनिमम होगा। और मिनिमम एनर्जी आपको मालूम है वर्क फंक्शन के बराबर होता है। तो यहां से जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलिए या इसी को फ्रीक्वेंसी मिनिमम कहिए, ये क्या होगा? H0 सॉरी फाइव नॉट अपॉन H हो जाएगा, ठीक है भाई। और ऑल्सो आप ये देख रहे हो कि ये वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। डेट मीन्स ये क्या होगा? मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा, ना कि रेडिएशन के नेचर पे। आगे बात समझ में बोलो। यस सर। तो ये पूरा इसको फोटो आप बना लीजिएगा, ये फोटो बना लीजिए आप, ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है? बना लीजिएगा सही से। और यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ध्यान रखिएगा, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा, ना कि इंसिडेंट के नेचर पे। ध्यान रखो, ओके? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हम लोग का कट ऑफ वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देख लिया? बोलो भाई। यस सर। चलो तो नीचे लिखो, द मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ wavelength of incident radiation, so that electron comes out from metallic surface। देख लिया? बोलो। जल्दी बोलो। यस सर। comes out from metallic surface, this maximum wavelength called threshold wavelength or cut off wavelength, this maximum wavelength called threshold wavelength or cut off wavelength। क्या ये यहां तक आपने लिख लिया? बोलो। यस सर। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब आप समझेंगे, पहले मैंने बोला मैक्सिमम, ठीक है? तभी मैं एक एक चीज में चर्चा करूंगा। और नीचे का एक और लाइन लिख लो, कट ऑफ वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ये रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करेगा, और मेटल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, ओके? चलिए भाई हम अभी इस पर चर्चा कर लेते हैं। अभी एक दो पॉइंट और मैं इसमें लिखाऊंगा, ताकि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और दिक्कत नहीं हो, ठीक है भाई? तो आप जानते हो SC बाय लैम्डा, लैम्डा में मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, और ये लैम्डा मैक्सिमम, तो एनर्जी क्या आपका होगा? मिनिमम। और ये क्या होगा? वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगा। आप ये जान रहे हो, यहां से निकल जाएगा। और ये देख लो, ये इंसिडेंट पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पे, ठीक है? ठीक है, ध्यान रखना, ये नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है? ओके बोलो, जल्दी बोलो।
यस सर। और इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप चाहो तो इसी में लिख लो SC अपॉन थ्रेशोल्ड ST, ये भी लिख लो। मैक्सिमम जो होता है लैम्डा उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वाला, ध्यान रखना। ओके बोलो आगे बढ़े, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलेंगे, आगे बढ़े हम लोग। 2 पॉइंट बस लिखाऊंगा मैं, 2 या 4 लाइन मान लो और लिखा देता हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा, आप लिखाऊंगा, ठीक है, टाइम खत्म कर दूंगा मैं। देखिए एक पहला पॉइंट ये मेरा है कि मान लो कोई रेडिएशन गिरा रहा हूं, ठीक है, अब उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी, ध्यान सुनो, मैं एक रेडिएशन गिरा रहा हूं, उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, जल्दी से बोल, ध्यान से सुनो सवाल को। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेसर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई, तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, जल्दी से बोलो। नहीं नो निकलेगा। सर। हाँ नहीं निकलेगा, यानी इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी FT है और आपने F गिराया है, ठीक है भाई, और ये F क्या हो, थ्रेशोल्ड से कम हो जाए तो कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन डज नॉट इजेक्टेड, ध्यान रखिएगा इस बात का, लिख लीजिएगा, नीचे की लाइन लिख लो। when frequency of incident radiation is less than threshold frequency so that electron does not ejected from metallic surface, थोड़ा जल्दी बोल दिया ना, यस क्या सर। लिख लिया, मैं पूरा लाइन फिर से बोलूं, यस सर। मैं बोल रहा हूं, when frequency of incident radiation, when frequency of incident radiation is less than threshold frequency, then electron does not ejected from metallic surface, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये चीज है। ओके आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला इसका उल्टा लिखो, ऐसा सीन बन गया तो 100% यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्टेड होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। नीचे ये फोटो बनाइए, नीचे की लाइन लिखिएगा, पहला हो गया, पहला फोटो बन गया, बोलो पहला वाला बन गया, यस सर। चलो अगला लिखो लाइन, पहले लाइन लिख लो फिर बाद में ये फोटो बना लेना। नीचे लिखना, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, नीचे लिख दिया। व्हेन frequency of incident radiation, when frequency of incident radiation is greater than, when frequency of incident radiation is greater than threshold frequency, then electron comes out from metallic surface, then electron comes out from metallic surface। आई होप आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब मैं अगले पॉइंट पे चलता हूं, 2 पॉइंट और मैं लिखाऊंगा अभी। चलो भाई अगला हम बात करते हैं, थ्रेशोल्ड पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट नीचे लिखिएगा, पहला पॉइंट नीचे इसके नीचे लिखिएगा, when wavelength of incident radiation, when wavelength of incident radiation, when wavelength of incident radiation is less than मैं बोल रहा हूं less than threshold wavelength, क्या बोल रहा हूं भाई, वेवलेंथ छोटा है किससे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, when wavelength of incident radiation, ठीक है भाई, incident radiation is less than threshold wavelength, then अब आप मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा सर। निकलेगा, निकलेगा, निकलेगा। then electron comes out from metallic surface। किसी को डाउट है, कोई शंका इसमें है तो मेरे से पूछ सकते हो। देखो क्योंकि लैम्डा कम हो जाएगा, तो लैम्डा कम होता है तो एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है, तो भाई ये तो मिनिमम, ये मैक्सिमम वेवलेंथ पे क्या होगा, मिनिमम। इससे देखो, इससे कम रखोगे लैम्डा तो क्या होगा, एनर्जी तो फुट का ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, जब लैम्डा का वैल्यू क्या हो, कम या बराबर हो, आप यहाँ लेस देन और इक्वल भी लगा सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो भाई अच्छे से, कर लिया नोट।
यस सर। चलो अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, when wavelength of incident radiation, when wavelength of incident radiation, when wavelength of incident radiation is greater than wavelength of greater than threshold wavelength लिख लो, greater than threshold wavelength, greater than threshold wavelength, greater than threshold wavelength, then photoelectron, then photoelectron, या फोटो कह रहा हूं सीधा, ऐसा लिखो, then free electron लिखो, फोटो हटा दो, then free electron does not ejected from metallic surface। यानी ये केस है कि इंसिडेंट वाले का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन डज नॉट इजेक्टेड। क्या भाई ये बात समझ में आ गई पूरा अच्छे से? बोलिए। यस सर। ये बात ओके है? जल्दी से बोलो। यस सर। चलिए, उम्मीद करता हूं आज जितना आपको मैंने पढ़ाया होगा अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो और भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा जितना पढ़ा दिया उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, साथ में आप एनसीईआरटी आप एक बार जरूर पढ़िएगा, मैं तो आपको यही कहूंगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़िएगा तो और आपको बहुत सारा चीज नया देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी अगले लेक्चर में पढ़ के आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे पहले ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ये फिनोमेना किसने ऑब्जर्व किया था? ऑब्जर्व किया था हॉलवॉच और लेनार्ड ने। मैं क्या बोल रहा हूं, बात को सुनो। सबसे पहले इस फेनोमेना को कि भाई लाइट गिरा है और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये फेनोमेना सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हॉलवॉच और लेनार्ड। दिमाग पूरा लगाया, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है कि लाइट गिराते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, करंट फ्लो करने लगता है? ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, वो उनसे एक्सप्लेन नहीं हो पाया एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो बाद में आइंस्टाइन साहब आए, ठीक, और आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी को यूज करके ये पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखिए इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ऑब्जर्व किया था सबसे पहले किसने? हॉलवॉच और लेनार्ड ने किया था, बट उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि भाई ये क्यों होता है, क्या होता है, कुछ भी उनसे नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन इसको जो प्रॉपर वे में जो एक्सप्लेनेशन किया वो किसने किया था? आइंस्टाइन ने किया, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसी में मैं एक पढ़ाऊंगा आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, हमारी बात समझ में, इसी में पढ़ाऊंगा, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखो आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन वो बेसिकली क्या बताता है कि आप जो एनर्जी गिराओगे वो एनर्जी कहां कहां जाएगा, तो वो एनर्जी एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च होगा, अब बाहर निकालने में खर्च हो गया, बचेगा उसका क्या करेगा? तो बचेगा उसका तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई? एनर्जी को तो मतलब हवा में तो उड़ाएगा नहीं, वो क्या करेगा? अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेगा। बात को समझिए जो मैं कह रहा हूं, आपने एनर्जी दिया लेके, ठीक है, एनर्जी आया इसके पास, मिला इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी कहां खर्च होगा? एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च करेगा, बचा हुआ एनर्जी कहां जाएगा? काइनेटिक में जाएगा, कोई दूसरा वे है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मिला तो एक तो बाहर निकलने में खर्च हुआ, निकल गया तो भाई जय श्री राम, नहीं निकला तो एनर्जी क्या हुआ? वो गया काम से, वो हीट शिफ्ट में चला जाएगा। लेकिन बाहर मान लो निकल गया, अब बाहर निकलने में पूरा एनर्जी समाप्त हो गया तो खैर वो अलग बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनर्जी बच जाएगा तब क्या होगा? तो बाहर निकलने में जो खर्च हो गया सो खर्च हो गया, जो बचेगा वो कहां जाएगा? काइनेटिक में जाएगा, ये ध्यान रखिए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो एक फोटोन आया, टक्कर मारा, उसने ई एनर्जी दिया, अब ई एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा? तो इसका एक हिस्सा जाएगा इसको बाहर निकालने में, यानी वर्क फंक्शन में जाएगा, और जो रिमेनिंग जो बचेगा वो कहां जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। यही चीज आइंस्टाइन साहब ने बोला था, ठीक है भाई, यही क्या है हमारा आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी को हम अगली क्लास में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, कुछ लॉज वगैरह हैं हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन मतलब फोटोन गिरा, गिरते ही इमीडिएट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। यानी आप ये समझो
कि इलेक्ट्रॉन हिट करने, मतलब सॉरी, फोटोन क्या होता है, आया इलेक्ट्रॉन को हिट किया, तो हिट करने के, ध्यान सुनो, हिट करने के 10 के पावर -9 सेकंड बाद ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। देख रहे हो ये कितना शॉर्ट टाइम है, ये टाइम आप काउंट नहीं कर पाओगे, ये इतना, ये मतलब छोटा टाइम होता है। टक्कर मारा, मारते ये बाहर निकल गया, आप ये ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे, आपको तो लगेगा भाई रखे हैं, निकल गया सीधा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज्यादा ये मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है भाई। तो बाकी रहने दीजिए यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, बाकी इसको डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे भाई। तो क्या ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया, बोलो? यस सर। चलिए भाई, तो डिटेल से आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो अगले क्लास में आपका होमवर्क यही है कि जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई डाउट मिलेगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो आप ग्रुप में डालिए, बिल्कुल मैं तुरंत रिस्पॉन्स दूंगा, आप बिल्कुल इसके लिए निश्चित रहिए। मुझे लगेगा कि नहीं बच्चे को तुरंत बताना चाहिए, तो बिल्कुल मैं ग्रुप में या तो वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, या पर्सनली आप चाहें तो नंबर सबके पास रहता है, आप आराम से मुझे मैसेज कर लगेगा तो मैं वीडियो कॉल पे भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल नहीं लो, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम वगैरह है, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, बिल्कुल मैं पूरा हेल्प पूरा करूंगा, मेरे तरफ से पूरा फुल सपोर्ट है, लेकिन मेरे सपोर्ट से नहीं होता, आपका भी साथ चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, जो डाउट होगा शेयर करते रहिए, बाकी हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है भाई। फिलहाल यहीं तक सेशन एंड करें, बोलो? यस सर। चलो भाई, सबको बाय बाय टाटा एक ही बार। थैंक यू सर।